तो आज की इस डीप डाइव में हम पूरे उत्साह के साथ एक बहुत ही खास मिशन पर हैं। और वो मिशन है भारत की सबसे प्रमुख नदी यानी गंगा के पूरे बेसिन को समझना। हम सिर्फ नक्शे पर दिखने वाली एक नीली रेखा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस विशाल स्वयं सफाई तंत्र को डिकोड करने वाले हैं। एग्जैक्टली। हम उद्गम से लेकर समुद्र में मिलने तक का सफर तय करेंगे और कोई भी स्टेप, कोई भी कदम बीच में छोड़ेंगे नहीं, और सीधे गंगा के उन बेसिक फैक्ट्स की ओर पढ़ते हैं जहां से असल में ये कहानी शुरू होती है। बिल्कुल। अगर हम बेसिक पहचान की बात करें तो गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है जो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य, राइट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। हाँ बिल्कुल। और 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। उसी समय जो गैंगिस डॉल्फिन है ना, उसे भी हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अरे वाह! पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात वो है जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। मतलब गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम है। एग्जैक्टली। वो जो सूक्ष्मदर्शी सेना की आपने बात की ना, तकनीकी भाषा में हम उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये शायद इस नदी का सबसे चमत्कारी साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन जब हम वायरस शब्द सुनते हैं तो दिमाग में ना एकदम से बीमारी या खतरे की घंटी बजती है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस होकर भी एक तरह का रक्षक है। हाँ, इसका तो शाब्दिक अर्थ ही है बैक्टीरिया को खाने वाला। मतलब ये ऐसे वायरस होते हैं जो पानी में सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का इम्यूनिटी पासपोर्ट है नदी के लिए। एकदम सही। गंगा के पानी में इन बैक्टीरियोफेज की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये पानी को सड़ाने वाले किसी भी बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देते। यही वजह है कि लोग सालों तक गंगा जल को बोतलों में रखते हैं और वो खराब नहीं होता। ये तो कमाल है। प्रकृति ने अपना खुद का इनबिल्ट वाटर प्यूरिफायर बना रखा है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि ये प्यूरिफायर इतने लंबे सफर में भी काम करता है। बांग्लादेश में जब ये नदी जाती है, जहाँ इसे पद्मा कहते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है, वहां तक इसका प्रभाव रहता है। तो ये तो हुए इसके कुछ अद्भुत तथ्य। लेकिन गंगा बनती कैसे है? मेरा मतलब है, इतनी विशाल जलधारा किसी एक नल या किसी एक ग्लेशियर से तो अचानक निकल नहीं सकती ना। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक पॉइंट होगा, पानी फूटा और नदी बन गई। पर पहाड़ों के भीतर गंगा का जो निर्माण है ना, वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हाँ, अगर मैं इसे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखूं, एक कार असेंबली लाइन की तरह, तो शायद समझना ज्यादा आसान होगा। कार असेंबली लाइन, वो कैसे? मतलब कार कभी भी कारखाने में एक साथ बनकर नहीं निकलती। सबसे पहले एक मुख्य ढांचा होता है, एक चैसिस, और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, हर स्टेशन पर उसमें इंजन, पहिए, दरवाजे जोड़े जाते हैं। तब जाके फाइनल कार तैयार होती है। क्या पहाड़ों में भी यही हो रहा है? अरे ये तो एक बेहतरीन एनालॉजी है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और भूगोल की भाषा में ना, इस असेंबली लाइन के जो अलग-अलग स्टेशंस हैं, उन्हें हम प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब ही संगम होता है। तो हमारी इस पूरी प्रक्रिया में जो हमारी मुख्य चैसिस है, उसका नाम क्या है? उस मुख्य चैसिस का नाम है अलकनंदा नदी। ये शुरुआत होती है बद्रीनाथ के पास स्थित सतोपंत ग्लेशियर से। वहां से अलकनंदा निकलती है। ओके, तो अलकनंदा निकल गई। अब इस चैसी में पुर्जे जुड़ने शुरू होंगे। पहला स्टेशन कौन सा है? अलकनंदा जैसे ही आगे बढ़ती है, पहला संगम आता है विष्णुप्रयाग। यहाँ धौलीगंगा नदी आकर अलकनंदा में मिलती है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा। गॉट इट। हाँ, और धौलीगंगा अपने साथ हिमालय की ऊंची चोटियों का बहुत सारा बर्फीला पानी लाती है। तो अलकनंदा को अपना पहला बड़ा वॉल्यूम यहीं मिलता है। इसके बाद ये असेंबली लाइन आगे बढ़ती है। अगला स्टेशन कौन सा है? अगला स्टेशन है नंदप्रयाग। यहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र थोड़ा अलग है, तो ये अपने साथ अलग तरह के खनिज लाती है। तो विष्णुप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया। इसके बाद नदी का प्रवाह थोड़ा तेज हो जाता है और वो पहुंचती है कर्णप्रयाग। यहाँ उसमें पिंडर नदी का विलय होता है। पिंडर नदी? हाँ, ये पिंडारी ग्लेशियर से आती है और अपने बहुत ही तेज बहाव के लिए जानी जाती है। तो ये इस पूरी धारा में ना एक नया मोमेंटम या गति जोड़ देती है। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग तक अलकनंदा ने धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडर का पानी समेट लिया है। अब ये ढांचा काफी बड़ा हो गया है। बिल्कुल।
और इसके बाद नंबर आता है रुद्रप्रयाग का, जो कह सकते हैं कि इस असेंबली लाइन का सबसे पावरफुल स्टेशन है। अच्छा, सबसे पावरफुल क्यों? क्योंकि यहाँ केदारनाथ के चोराबारी ग्लेशियर से आने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है। मंदाकिनी की ढलान ना बहुत तीखी है, तो पानी प्रचंड वेग से नीचे आता है। ओह, तो जब वो टकराती होगी तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाती होगी। एकदम सही। जब मंदाकिनी अलकनंदा से टकराती है तो नदी की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। तो मतलब अब हमारी कार ऑलमोस्ट तैयार है और अब हम आते हैं उस फाइनल स्टेशन पर जहां ये कॉर्पोरेट मर्जर या कह लें सुपर हीरो टीम अप पूरा होता है, देवप्रयाग। बिल्कुल। देवप्रयाग में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी आती है और अलकनंदा से मिल जाती है। और पहली बार इसी पॉइंट पर इस पूरी जलधारा को गंगा का नाम दिया जाता है। अब जब देवप्रयाग में गंगा बन चुकी है तो ये पहाड़ों के संकरे रास्तों से निकलकर मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, यूपी बिहार की तरफ। पर अब रास्ते में से और भी तो साथी मिलेंगे, राइट? हाँ, और यहाँ से हमें इसके बाएं तट यानी लेफ्ट बैंक और दाएं तट यानी राइट बैंक की नदियों को समझना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आने वाली नदियों का जो कैरेक्टर है ना, वो एकदम अलग है। पर यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। बिना नक्शे के ये याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। कोई कैसे तय करेगा कि नदी का लेफ्ट क्या है और राइट क्या है? इसका बहुत आसान तरीका है। आप नदी के बहने की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए। तो जो आपका बायां हाथ है वो नदी का बायां तट है और जो दायां हाथ है वो दायां तट। तो क्योंकि नदी पूरब की ओर बह रही है, तो अगर मैं पूरब की तरफ देखूं तो मेरा बायां हाथ उत्तर दिशा की तरफ होगा, मतलब हिमालय और नेपाल वाला हिस्सा। सटीक रूप से। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है कि ये सभी बाएं तट की नदियां हिमालय और नेपाल से क्यों आ रही हैं? क्योंकि गंगा का जो उत्तरी जलग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, वो बहुत विशाल है। और क्योंकि ये सीधे ऊंचे पहाड़ों से आती हैं, ये अपने साथ अथाह मात्रा में पानी लाती हैं। चलिए फिर इस बाएं तट की नदियों को क्रमानुसार डिकोड करते हैं। सबसे पहले कौन सी आती है? सबसे पहले आती है रामगंगा, जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से मिलती है। रामगंगा कन्नौज में। फिर पीलीभीत से निकलती है गोमती, जो आगे जाकर गाजीपुर में गंगा से जुड़ती है। अच्छा, गोमती के बारे में मैंने पढ़ा था कि ये पहाड़ों से नहीं, मैदानी इलाके से निकलती है, पीलीभीत के गोमत ताल से। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। गोमती एक मैदानी उद्गम वाली अनोखी नदी है। लेकिन इसके बाद जब हम बिहार की तरफ बढ़ते हैं तो नेपाल से आने वाली नदियां शुरू हो जाती हैं, जैसे काली और करनाली, जो छपरा में मिलती हैं। काली और करनाली छपरा में। फिर गंडक भी तो है? हाँ, गंडक नदी सोनपुर में आकर गंगा से जुड़ती है। और इसके बाद आती है वो नदी जिसका व्यवहार सबसे अलग और खतरनाक है, कोसी नदी। हाँ, कोसी, जो कुर्सेला में आकर मिलती है। इसे तो बिहार का शोक या सोरो ऑफ बिहार कहते हैं ना, क्योंकि ये अपना रास्ता बहुत बदलती है। पर एक बात बताइए, नदी रास्ता कैसे बदल सकती है? उसे तो बस ढलान के साथ बहना चाहिए। इसका जवाब छुपा है सेडिमेंट लोड या गाद के बोझ में। देखिए, कोसी जब नेपाल के खड़े पहाड़ों से उतरती है तो उसका वेग बहुत ज्यादा होता है। वो पहाड़ों को काटकर भारी मात्रा में पत्थर, रेत और गाद लाती है। ओह, तो गाद जमा होते होते एक दीवार सी बन जाती होगी। बिल्कुल। एक पॉइंट ऐसा आता है जब नदी का अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब पानी तो रुकेगा नहीं, तो वो उस दीवार के बगल से नया रास्ता बना लेता है। इसी वजह से वो रास्ता बदलती है और अचानक बाढ़ आ जाती है। एकदम सही। और इस बाएं तट की श्रृंखला में जो सबसे आखिरी नदी है वो है महानंदा। तो ये हो गई लेफ्ट बैंक की बात। रामगंगा, गोमती, काली करनाली, गंडक, कोसी और महानंदा, ये सब उत्तर से आ रही हैं। लेकिन दक्षिण से यानी दाएं तट से आने वाली ताकतें भी कम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। दाएं तट की सबसे प्रमुख खिलाड़ी है यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुना तो मेरी नजर में गंगा की सबसे ताकतवर दोस्त है। मतलब वो खुद इतनी विशाल नदी है, दिल्ली, आगरा जैसे शहर उसके किनारे बसे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रयागराज में आकर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। और यहाँ भी वही देवप्रयाग वाला नियम लागू होता है। प्रयागराज में गंगा का जो वॉल्यूम है वो हिमालयी नदियों के जुड़ने के वजह से इतना विशाल हो चुका होता है कि यमुना उसमें मर्ज हो जाती है। गॉट इट। और यमुना सिर्फ अपना पानी नहीं लाती, वो मध्य भारत का पानी भी लाती है। मेरे पास यहाँ एक मजेदार ट्रिक है इसे याद रखने की। अच्छा, कौन सी ट्रिक? अगर आप क्रिकेट फैन हैं और आपको धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स यानी CSK पसंद है, तो बस S को B से बदल दीजिए।
CBK फॉर्मूला। CBK मतलब चंबल, बेतवा और केन। एग्जैक्टली। C से चंबल जो मालवा के पठार से आती है, B से बेतवा जो विंध्याचल से आती है और K से केन जो कैमूर से आती है। ये तीनों यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना इन्हें गंगा में ले जाती है। ये CBK ट्रिक तो बहुत बढ़िया है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो दाएं तट की नदियां हैं ना, चंबल, बेतवा और एक और है सोन नदी, जो सीधे पटना में गंगा से मिलती है। हाँ, सोन नदी। ये सब पठारी इलाकों से आ रही हैं, मतलब मालवा, विंध्याचल, कैमूर। तो गंगा सिर्फ हिमालय का पानी नहीं है, बल्कि मध्य भारत के पठारों का पानी भी समेट रही है। तो मतलब हिमालय से जो एकदम नवीन ठंडी मिट्टी आ रही है और मध्य भारत से जो प्राचीन कठोर पठारों के खनिज आ रहे हैं, वो दोनों गंगा में मिक्स हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसी कॉकटेल की वजह से जो मिट्टी बनती है ना, वही उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक बनाती है। क्या बात है। तो इतने सारे राज्यों से गुजरते हुए पहाड़ों और पठारों का सारा पानी समेटने के बाद अब ये नदी एक ऐसे स्वरूप में आ चुकी है जो बहुत ही विशाल है। अब आता है इसके सफर का अंतिम चरण, पश्चिम बंगाल। हाँ, और पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आता है। यहाँ आता है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। मैंने नोट्स में देखा कि यहां से एक अजीब चीज होती है। पूरी यात्रा में जो नदी सिर्फ दूसरी नदियों को अपने अंदर मर्ज कर रही थी, समेट रही थी, वो फरक्का पे आके डिवाइड हो जाती है, बच जाती है। बिल्कुल। यहाँ से इसकी एक शाखा को भारत में ही दक्षिण की तरफ मोड़ दिया जाता है, जिसे हम हुगली नदी कहते हैं। और हुगली में फिर वो छोटा नागपुर के पठार से आने वाली दामोदर नदी आकर मिलती है, राइट? एकदम सही। और जो गंगा की मुख्य धारा है, वो आगे बढ़कर बांग्लादेश चली जाती है, जहां उसे पद्मा कहा जाता है। आगे जाकर वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन बनाती है। पर मेरा सवाल यह है कि जो नदी 2500 किलोमीटर तक सबको समेट रही थी, वो अचानक से वृद्धावस्था में आकर हुगली और पद्मा के रूप में खुद को बांट क्यों रही है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो बैराज और डेल्टा नदी के जीवन चक्र का वृद्धावस्था चरण है, यानी ओल्ड एज। ओल्ड एज। हाँ, जैसे पहाड़ों में वो युवा थी, तेज गति थी, मैदानों में प्रौढ़ हुए, लेकिन बंगाल आते आते ढलान एकदम खत्म हो जाती है। वो अपनी सारी गति खो देती है। और उसके ऊपर से वो हिमालय और मध्य भारत की करोड़ों टन गाद अपने साथ ढो रही है। जब गति नहीं होती, तो वो इतना सारा पानी और गाद एक ही धारा में आगे नहीं धकेल पाती। तो वो गाद बीच में जमा हो जाती है और पानी उसके अगल बगल से शाखाओं में बंटने लगता है। एग्जैक्टली। और इसी बंटने की वजह से वो वितरिकाएं यानी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं, जो मिलकर इतना विशाल डेल्टा बनाती हैं। माइंड ब्लोइंग। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटें, सतोपंत ग्लेशियर की एक छोटी सी बर्फ की धारा अलकनंदा से शुरुआत हुई, पंचप्रयाग की उस पूरी असेंबली लाइन से गुजरकर भागीरथी के साथ मिलकर वो देवप्रयाग में गंगा बनी, और फिर मैदानी इलाकों में बाएं तट से रामगंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियों का पानी लिया, दाएं तट से यमुना और उस CBK फॉर्मूला वाली पठारी नदियों को समेटा, और अंततः फरक्का बैराज पर आकर पद्मा और हुगली के रूप में समुद्र में विलीन हो गई।